हेलो बच्चों, ये है आपका प्यारा सा चैनल जर्नी ऑफ साइंस। और इस जर्नी में मैं हूँ आपका गाइड पवन कुमार। और आज हम लोग क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। मतलब कार्बन और इसके यौगिक, कार्बन और इसके यौगिक। तो इस चैप्टर को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कार्बन के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग इसके कंपाउंड की चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग कार्बन की बात करें। तो पहला बात यह है, फर्स्ट पॉइंट इज़ कि यह जो कार्बन है इसका ऑरिजिन एक लैटिन वर्ड से हुआ है। लैटिन वर्ड कार्बो, जिसका मीनिंग होता है कोयला। पिछले कक्षाओं में हम लोग कोयला के बारे में पढ़े हैं और कोयला का डिफरेंट जो टाइप्स है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। और हम लोग जानते हैं कि कोयला का कई टाइप है, जैसे पीट है, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस, एंथ्रेसाइट। और उन सभी में कार्बन का जो परसेंटेज है वो डिफरेंट है। सबसे कम पीट में है, लगभग 30 से 40%, जबकि एंथ्रेसाइट में सबसे ज़्यादा है, 90 से 92%। फिर भी कोयला कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि 100% वह कार्बन नहीं है। बट हम लोग कह सकते हैं कि कोयला जो है, इनका जो एक मेजर कंपोनेंट क्या है, कार्बन इज ए मेजर कंपोनेंट। कार्बन इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ कोल। कोयला का यह प्रमुख घटक में से एक है। ठीक है। और दूसरी बात यह है, हम लोग दूसरी कि कार्बन क्या है। कार्बन एक एलिमेंट है, तत्व है। एलिमेंट मतलब तत्व। कार्बन एक तत्व है। और हम लोग क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं कि एलिमेंट का जो सबसे सक्सेसफुल डेफिनेशन दिया गया था वह लेवोसिए के द्वारा दिया गया था। और उनका कहना था कि एलिमेंट वह प्योर सब्सटेंस है जिसको किसी भी मीन्स के द्वारा, चाहे वो फिजिकल मीन्स हो या केमिकल मीन्स हो, किसी भी तरीके से हम लोग उसको सिंपलर फॉर्म में नहीं बांट सकते। अगर प्लेन शब्दों में कहा जाए तो लोहा को सोना नहीं बनाया जा सकता है। लोहा लोहा है, उसका एक अलग सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है जो कि सोना से डिफरेंट है। तो और यह भी हम लोग जानते हैं कि हमारे पास लगभग 118 एलिमेंट्स अभी मौजूद हैं। जानकारी में है 1118 एलिमेंट्स। तो कार्बन भी उसी में से एक एलिमेंट है। और फिर हम लोग एलिमेंट्स को बांटे थे मेटल्स, धातु, नॉन मेटल्स, अधातु, और मेटलॉइड्स, जिसको हम लोग उपधातु कहते हैं। तो कार्बन कैसा एलिमेंट है? नॉन मेटलिक एलिमेंट है। और जितना भी नॉन मेटलिक एलिमेंट है उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट में से एक कार्बन भी है ना। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन मेटलिक एलिमेंट। और कार्बन के इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इसी बात से हम लोग लगा सकते हैं कि हम लोग खुद कार्बन कंपाउंड हैं। इनफैक्ट जितना भी लाइफ फॉर्म है इस अर्थ पर, चाहे वो प्लांट्स के रूप में हो, एनिमल्स के रूप में हो, बर्ड्स हों, इंसेक्ट्स हो, सभी का जो बॉडी है, टिश्यू है, वह कार्बन कंपाउंड्स का बना हुआ है। अर्थात प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, हार्मोन्स का, फैट, ये सब मिलकर के बना हुआ है। तो सभी जो लाइफ फॉर्म है वह कार्बन कंपाउंड्स ही हैं मेनली। तो कार्बन बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉन मेटलिक एलिमेंट है। और हम लोग अगर इसका सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल है C। और अगर इसका हम लोग एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या की बात करें
तो परमाणु संख्या इसका 6 और जो मास नंबर है अर्थात द्रव्यमान संख्या है इसका वह भी है 6। तो सॉरी वह है 12। तो द्रव्यमान संख्या कितना है 12। एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है। इसका मतलब है कि एक न्यूट्रल कार्बन एटम में जो एटॉमिक नंबर होता है, प्रोटॉन्स की संख्या को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वह 6 है। और चूँकि एटम न्यूट्रल है इसलिए जितना प्रोटॉन्स है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 ही हैं और 6 प्रोटॉन 6 मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रॉन तो ऑलमोस्ट मासलेस ही हैं। तो रेस्ट जो बच जाता है वह न्यूट्रॉन्स है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इसके पास 6 ही हैं। तो एक न्यूट्रल कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन। अब हम इसके अकरेंस की बात करें, कहाँ मिलेगा, तो यह अर्थ क्रस्ट में भी मिल रहा है और एयर में भी मिलता है। और यह एलिमेंट के रूप में मतलब फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंबाइंड हालत में भी मिलता है। हम लोग लिख सकते हैं कार्बन अकर्स इन नेचर both in free state as well as in combined form तो यह फ्री स्टेट में मतलब तत्व के रूप में, एलिमेंट के रूप में बहुत कम मात्रा में अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, डायमंड के रूप में, इन फॉर्म ऑफ डायमंड या ग्रेफाइट के रूप में यह मिलता है इन एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट। जबकि यह कंबाइंड स्टेट में यह मेनली मिलता है इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स, मतलब खनिज जिसको हम लोग कह रहे हैं, और कार्बोनेट मिनरल्स के रूप में मेनली मिलता है। कार्बोनेट मिनरल्स के रूप में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुने होंगे, संगमरमर, या फिर तो बाइकार्बोनेट मिनरल्स भी हैं। और फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल हुआ, कोल हुआ, है ना, पेट्रोलियम, ये सब के रूप में यह कंबाइंड स्टेट में मिलता है। तो कार्बन जो है वह फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों में पाया जाता है और यह अर्थ क्रस्ट में मिल रहा है और एयर में भी मिल रहा है। और अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन का परसेंटेज है वो बहुत कम है, 0.02%, मेनली इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स ऑफ कार्बोनेट्स। और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन का जो परसेंटेज है वह भी कम ही है, 0.03%, मेनली एज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुख्य रूप से यह पाया जाता है। ठीक है, तो इतना कम परसेंटेज होने के बावजूद कार्बन बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉन मेटलिक एलिमेंट है। पहली बात तो हम लोग इसके पहले भी चर्चा किए कि जितना लाइफ फॉर्म है खुद हम लोग कार्बन कंपाउंड्स हैं। ऑल लिविंग थिंग्स चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, इंसेक्ट्स, कुछ भी हैं, तो वो सब के सब कार्बन कंपाउंड्स के बने हुए, उनके शरीर में प्रोटीन के रूप में, फैट के रूप में, विटामिन्स के रूप में
कार्बन कंपाउंड मौजूद है या कार्बन मौजूद है। सो ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स etc आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसके अलावा दूसरा चीज़ जिसमें कार्बन मौजूद है, तो अदर एग्जाम्पल्स हम लोग बात कर रहे हैं। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, किस किस चीज़ में, हमारे आसपास की किन किन वस्तुओं में कार्बन मौजूद है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फूड आइटम्स में। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, जैसे सीरियल्स जिसको हम लोग अनाज कहते हैं, ग्रेन्स, वीट हैं, मेज़, राइस, ये सब सीरियल्स कहलाते हैं। पल्सेज, दाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टी, कॉफ़ी, यह सब जो है वह एक्चुअली में कार्बन कंपाउंड है। या जो ड्रेस मटेरियल हम लोग जो पहनते हैं, जैसे कॉटन हो सकता है, वुल, सिल्क, या फिर आर्टिफिशियल ड्रेस मटेरियल की बात करें तो नायलॉन है, पॉलिस्टर है, ये सब का सब कार्बन कंपाउंड्स हैं। या हम लोग और भी एग्जाम्पल देखें, फ्यूल्स, जो भी फ्यूल यूज करते हैं, चाहे वह लकड़ी के रूप में हो, कोयला के रूप में हो, पेट्रोल है, डीजल, एलपीजी है, सीएनजी, यह सब कार्बन कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा जो अदर मटेरियल्स हैं जिसमें कि कार्बन प्रेजेंट है, तो अदर मटेरियल्स में हम लोग प्लास्टिक, आज प्लास्टिक का युग है, हम लोग बहुत सा सामान प्लास्टिक का यूज करते हैं। लेदर, चमड़ा, रबर, या जो क्लीनिंग एजेंट्स हैं जैसे आपका साबुन है, सर्फ, या फिर मेडिसिन, जो भी दवाई हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा जो है सो अल्कोहल, ये सब का सब कार्बन कंपाउंड्स है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक कार्बन कंपाउंड्स का यूज़ कर रहे हैं। हम लोग कार्बन कंपाउंड से बिल्कुल हम लोग घिरे हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि 10 कार्बन इज वर्सटाइल इन नेचर। वर्सटाइल मतलब बहुत चीज़ में मौजूद है। कार्बन जो से है ना, बहुत से सामान में मौजूद है। हम लोग समझिए तो कार्बन के बिना हमारा ये जो प्लेनेट था वो बिल्कुल लाइफलेस हो जाता। तो कार्बन इज वर्सटाइल नेचर, कार्बन वर्सटाइल नेचर का है। और किसी चीज़ में कार्बन है या नहीं, तो इसका एक हम लोग टेस्ट करते हैं, टेस्ट ऑफ कार्बन, जांच करते हैं कि जो दिया गया जो सैंपल है वह कार्बन कंपाउंड है या नहीं है। तो अगर जो है सो किसी सब्सटेंस का सैंपल अगर जलने के बाद, उसको जलाने के बाद एक कलरलेस, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस गैस मिलता है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस मिल रहा है, और वह गैस अगर लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, तो हम लोग कन्फर्म हो लेते हैं कि उसमें कार्बन था। चूँकि लाइम वाटर को मिल्की कौन कर सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर सकता है। अलग अलग गैस की अलग अलग पहचान होती हैं। चूँकि गैस तो दिखता है नहीं, तो हम उसको पहचानते हैं कुछ न कुछ टेस्ट के द्वारा। तो अगर किसी सैंपल में कार्बन होगा तो जलने के बाद वह निश्चित रूप से वह कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह लाइम वाटर माने चूने जल को, जिसको हम लोग केमिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, वह क्या कर देगा, दूधिया कर देगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से वह लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो यह किस चीज़ का टेस्ट है, तो यह कार्बन के
होने का टेस्ट है कि कार्बन है या नहीं है, दिया गया सब्सटेंस कार्बन कंपाउंड है या नहीं। इसके बाद हम लोग बात करें वैलेंसी की। वैलेंसी को हिंदी में संयोजकता बोलते हैं, और हम लोग इसको डिफाइन भी किए थे क्लास 9 में कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है अथवा शेयरिंग हो रहा है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, तो उसी को उसकी वैलेंसी कहती हैं। और कार्बन की अगर वैलेंसी की बात की जाए तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और 6 एटॉमिक नंबर होने के नाते एटॉमिक नंबर एक्चुअली में प्रोटॉन की संख्या बतलाती है, तो 6 प्रोटॉन है और 6 साथ ही साथ 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम लोग इसको बोर स्कीम के अनुसार से सजाएं तो पहला सेल अथवा के सेल में अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन एडजस्ट कर सकता है, तो बच गया 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन का गेन करे और नियन का कन्फिगरेशन प्राप्त करके स्टेबल हो जाए, अथवा 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे और हीलियम का कन्फिगरेशन प्राप्त करे। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस अथवा गेन दोनों एनर्जेटिकली इफ़िशियंट नहीं है। एनर्जी के दृष्टिकोण से उसमें काफ़ी ऊर्जा की ज़रूरत है, इसलिए कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लाके खुद के पास रख सकता है। तो कार्बन जो है, कार्बन कैन अचीव the nearest inert gas configuration, या तो हीलियम का कन्फिगरेशन लाए अथवा या नियन का कन्फिगरेशन लाए, ओनली बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास एक ही रास्ता बचता है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना, यह न तो लूज कर सकता है मेटल्स की भांति और नहीं जो है सो गेन कर सकता है नॉन मेटल्स की तरह, ठीक है। तो यह सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग कर सकता है, और हम लोग जानते हैं कि शेयरिंग के कारण जो भी बंधन बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है, उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कार्बन चूँकि अपना नियरेस्ट गैस कन्फिगरेशन केवल शेयरिंग से ही बना सकता है, हेंस it always forms covalent bonds, मतलब सह संयोजक बंध। कार्बन हमेशा सहसंयोजक बंध बनाएगा, शेयरिंग के कारण बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन कंपाउंड जो भी कंपाउंड है वह कोवैलेंट कंपाउंड्स है, सहसंयोजक यौगिक है। और चूँकि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके 4 बॉन्ड बनाता है, सिंस कार्बन uses all its 4 valence electrons to form 4 covalent bonds. Hence, carbon is टेट्रावैलेंट, मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है। क्यों? क्योंकि यह अपने सभी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग करके 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और हम लोग इस 4 वैलेंसीज को 4 सिंगल लाइंस के द्वारा दिखाते हैं इस तरह से। इस 4 वैलेंसी को हम लोग कार्बन का सिंबल इस तरह से लिख देते हैं, और 4 सिंगल लाइंस के द्वारा हम लोग इसको दिखाते हैं। लेकिन 2 वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे, डच साइंटिस्ट थे, DUTCH डच साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था वान हॉफ, और एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे
इनका नाम था सी लेवल। ये दोनों जो है सो अलग अलग जो है सो 1874 ईस्वी में यह समझाएं कि यह जो कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वह एक प्लेन में नहीं है, जैसे हम लोग अभी पहले दिखा है, यह एक प्लेन में नहीं है, बल्कि एक्चुअली वह एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के चारों कॉर्नर्स पर है, वर्टिसेस पर है। जैसे हम लोग इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। तो एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के चारों कॉर्नर्स पर है, वर्टिसेस पर है। तो Dutch scientist J. Van't Hoff and French scientist C. Lebel both independently in 1874 pointed that these 4 valencies of carbon are not in a plane। ये कार्बन की 4 वैलेंसी एक प्लेन में नहीं है, जैसे हम लोग दिखा है, बल्कि कहाँ है, तो वह जो है सो एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के चारों कॉर्नर्स पर हैं, बट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, चतुष्फलक जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें 4 फेस होता है। तो जो एंगल है, कोई भी दो एडजेसेंट वैलेंसीज के बीच का जो एंगल है वो टेट्राहेड्रल एंगल होगा, 109 डिग्री और 28 मिनट। हम इसको याद रखना होगा। तो यह जो है सो कमोबेश कुछ हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं इसको, इस तरह से। और ऐसा क्यों है हम लोग समझ भी रहे हैं, क्योंकि यह सब का सब इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, और सब अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो सब एक दूसरे को समान रूप से रिपेल करेगा, समान मैग्नीट्यूड से रिपेल करेगा, और सेम रिपल्सन होंगे कारण चार्ज से, यह खुद इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग टेट्राहेड्रल कहते हैं। तो किसी भी दो एडजेसेंट वैलेंसी के बीच में एंगल होगा टेट्राहेड्रल एंगल, है ना, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स का।